Good morning students. Today we will start unit 3rd force and motion. So let's start with the chapter first Newton's law of motion. इस चैप्टर में हम न्यूटन्स के लॉज के बारे में स्टडी करेंगे कि न्यूटन के कौन कौन से लॉज थे. तो स्टार्ट विद द टॉपिक फोर्स. अब फोर्स क्या होता है? इट इज़ अ पुश और पुल ड्यू टू विच अ बॉडी कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. मतलब क्या है, किसी भी बॉडी को हम पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं तो उससे जो बॉडी की जो स्टेट है, अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाएगी, अगर मोशन में है तो रेस्ट पे आ सकती है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स. व्हेन वी पुश अ बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड इट स्टार्ट्स रोलिंग. मतलब क्या है, एक बॉल है ग्राउंड पे पड़ी है, जैसे ही हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो वो रोल करना शुरू कर देगी. तो इट मीन जो बॉल है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स. उसके बाद सेकंड टर्म आती है हमारे पास लीनियर मोमेंटम. तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इट इज़ डिनोटेड बाय पी वेक्टर. तो अब ऑब्वियसली जो लीनियर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है? मास इनटू वेलोसिटी. अब जो वेलोसिटी है कब चेंज होगी? अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो मास क्या होता है? मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी. अब जो मैटर है, मास है बॉडी का, वो कभी चेंज नहीं होता. तो बॉडी की क्या चेंज होगी? वेलोसिटी. वेलोसिटी कब चेंज होती है? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं. अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा. अब इसकी हमने यूनिट्स लिखनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. किलो मास के यूनिट्स होते हैं किलोग्राम, वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम के ऐसे यूनिट्स क्या हो जाएंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. और इसके अगर हमने डायमेंशंस लिखने हैं तो मास का हो गया m1, वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं L1 T-1. सो द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम इज m1 L1 T-1. नाउ डिस्कस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. There are 3 laws given by Newton. First law is it states that a body will be at rest or in motion until no external force is acting on the body. इसका मतलब है कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, लाइक यू आर ड्राइविंग अ कार, तो अगर आपने कार को रोकना है तो उसके लिए आपको ब्रेक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी. तो ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ब्रेक्स के ऊपर, तभी जो कार है वो रेस्ट पे आएगी. मान लो ये रिमोट है, यहीं पे पड़ा है, तो यहीं पे पड़ा रहेगा जब तक आप इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते. अगर इसकी पोजीशन को चेंज करना है, इसको मूव करवाना है, तो हमें इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी. तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर. अभी हमने किया था कि अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी के ऊपर तभी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तभी उसका मोमेंटम चेंज होगा. अब एक्सप्लेनेशन करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की. अभी हमने डेफिनेशन की. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स. प्रोपोर्शनल को हटा के हमने एक कांस्टेंट लगाया k. अगर k की वैल्यू 1 है तो हमारे पास f वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? dp वेक्टर अपॉन dt. एज वी नो p इज इक्वल टू m इंटू v वेक्टर. अब देखो, जो मास है बॉडी का वो कभी चेंज नहीं होता, तो इट मीन क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी. तो वेलोसिटी कितनी चेंज होगी? जितनी हम फोर्स से अप्लाई करेंगे. तो डी अपॉन डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन. सो फ्रॉम हियर हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है न्यूटन सेकेंड लॉ का. F इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी 2 बॉडीज़ हैं तो जो फर्स्ट बॉडी है सेकंड के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो सेकंड बॉडी भी उतनी ही फोर्स दूसरी बॉडी पे लगाएगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो इट मीन इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. मतलब क्या, अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसके इक्वल एंड ऑपोजिट उतना ही रिएक्शन होता है. फॉर एग्जांपल, रिकॉइल ऑफ अ गन. जब कोई बुलेट फायर करता है तो बुलेट आगे को जाती है तो उतनी ही गन पीछे चली जाती है, मतलब उतनी ही फोर्स लग रही है, सेम फोर्स लग रही है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ. उसके बाद जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है
वही डिफाइन करता है फोर्स, क्योंकि फोर्स में भी हमने यही बोला था पुश और पुल, और फर्स्ट लॉ भी यही होता है कि जब तक हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। और ऊपर से जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वही डिफाइन करता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ। मतलब क्या है, कोई भी बॉडी अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर सकता। पोजीशन चेंज करने के लिए बॉडी को फोर्स लगानी पड़ेगी, और इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। और यही न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी था। उसके बाद जो इनर्शिया वो 3 टाइप्स का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहती है जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करते। अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहती है जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करते। डायरेक्शन का भी सेम मतलब है कि अगर एक डायरेक्शन में बॉडी मूव करी है तो वो उसी डायरेक्शन में ही मूव करना चाहती है, तो अगर उसको डायरेक्शन चेंज करनी है तो बॉडी को कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इसकी एग्जांपल्स हम करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।